एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 7-8 सालों की थी, वह अपनी माँ को बड़ी गौर से देखता था जब उसकी माँ दूसरों के घरों से चावल और आटा मांग कर लाती थी। वह लड़का बताता है कि जब उसकी माँ बीमार हो जाती थी तो उसे खाने के 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी और पैसों की ऐसी तंगी कि पापा के घर के भीतर होते ही कर्जदार दरवाजे के बाहर आते थे और वह 7-8 साल का लड़का अपने पिता को उन कर्जदारों से बचाने के लिए झूठ बोलता था कि पापा अभी घर पर आए नहीं। एक बार तो कर्जदारों ने महज 2000 रुपयों के लिए उसके पिता का कॉलर पकड़ लिया था। अब आप ही सोचो कि किसी 7-8 साल के लड़के पर बस खेलने कूदने की उम्र में अगर इतनी बड़ी विपत्ति आ जाती है तो वह या तो परिस्थितियों से लड़कर निखर जाएगा या फिर परिस्थितियों से हारकर बिखर जाएगा। लेकिन उस लड़के ने बिखरने के बजाय निखरना चुना और खुद को उसने ऐसा निखारा कि देखते ही देखते उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसका सालाना टर्नओवर 8 करोड़ से भी ज्यादा है। तो गाइस हम हर मंडे बिग ड्रीमर नाम का एक शो लाएंगे जिसमें किसी न किसी राइजिंग स्टार्टअप के फाउंडर की सक्सेस स्टोरी होगी। तो गाइस आपका स्वागत है बिग ड्रीमर शो के दूसरे एपिसोड में और आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने अपने हालातों से लड़कर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसमें आज 100 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और आज उसका सालाना टर्नओवर 8 CR से भी ज्यादा का है। यह कहानी है ओहो जयपुर के फाउंडर राधा गोविंद की। इनका पुश्तैनी ब्लॉक प्रिंटिंग का बिजनेस राजाओं महाराजाओं के जमाने से तकरीबन 500 सालों से चला आ रहा था। इनके दादा परदादा भी कपड़ों पर छपाई का ही काम किया करते थे और यही काम इनके पिताजी भी करना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही सालों के बाद बिजनेस में भारी नुकसान होने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई। आप यकीन नहीं करोगे कि जब इनका उम्र 7-8 साल का था तो इनकी माँ दूसरों के घरों से चावल रोटी आटा मांग कर लाती थी, तब कहीं इन्हें एक वक्त का रोटी नसीब होता था। और इनके परिवार के ऊपर पैसों की ऐसी तंगी कि पापा के घर के भीतर होते ही कर्जदार दरवाजे के बाहर आ जाते थे और यह 7-8 साल का लड़का अपने पिता को उन कर्जदारों से बचाने के लिए झूठ बोलता था कि पापा अभी घर पर नहीं है। एक बार तो एक कर्जदार ने महज 2000 रुपए के लिए पापा का कॉलर पकड़ लिया था। राधा गोविंद जी बताते हैं कि जब मैं मुंबई पहली बार आया तो मैंने कितने लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, नौकरी की भीख तक मांग ली, लेकिन उन्हें कोई एक छोटा सा नौकरी नहीं दी अपने यहाँ। राधा गोविंद जी का जन्म जयपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर बगरू गांव में हुआ था। बताते हैं कि जब मेरी उम्र लगभग 10-12 साल की रही होगी तो एक वक्त मेरे स्कूल का फीस नहीं जमा हो पाया और इसी वजह से मुझे क्लास से धक्के मारकर भगा दिया गया और उसी दिन मैं घर से भाग गया। देर रात तक जब कोई रास्ता ही नहीं सूझा तो मैं घर को वापस आ गया। घर पहुंचा तो देख रहा हूँ कि सब बेसुध पड़े हैं, माँ की मरने जैसी स्थिति हो गई है। मैंने उसी ही दिन ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, कभी आत्महत्या या फिर घर से भागने जैसा ख्याल कभी पालूंगा ही नहीं। बाद में मैंने घर से बाहर चबूतरे पर एक छोटी सी दुकान खोल ली, चॉकलेट बिस्कुट बेचने लगा। गुल्लक तोड़ने से जो 17 रुपए निकले थे उसी 17 रुपए से मैंने यह दुकान लगाई थी। मैं तो लोगों के घर घर जा जाकर सामान पहुंचाता था। मान लीजिए किसी को 250 ग्राम चीनी की जरूरत है तो मैं उसे 250 ग्राम चीनी उसके घर ही लेकर चला जाता था ताकि वो मुझसे ही सामान खरीदे। तकरीबन 90 के दशक की बात है। राधा गोविंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह दुकान मैंने इसलिए खोली थी ताकि मैं पढ़ सकूं। पैसों के अभाव में हम 6 भाई बहनों में से मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ पाया। घर में एक मैं ही था जो पढ़ रहा था। पढ़ने में ठीक ठाक भी था। खाने की तो ऐसी दिक्कतें थी कि अगर सुबह में कुछ खा लिया तो शाम का कोई ठिकाना ही नहीं कि शाम को क्या मिलेगा। कितने बार तो मुझे शाम को खाली पेट सोना पड़ा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्कूल फीस के लिए माँ को अपनी ज्वेलरी रिश्तेदारों के यहाँ गिरवी रखनी पड़ी है और कुछ इस प्रकार से गिरते पड़ते मेरी 10वीं तक पढ़ाई हुई। तब तक मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लगा था ताकि कम से कम अपना खर्चा तो निकाल सकूं। इसी स्टडी के दौरान का एक वाकया राधा गोविंद जी बताते हैं, प्यार और पढ़ाई कभी दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो इश्क ही क्या जो आपके करियर में रुकावट ना पैदा करे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। CA बनना था, तैयारी भी अच्छी खासी चल रही थी। इसी बीच में इश्क में पड़ गया। शुरुआती चीजें तो ठीक चल रही थी लेकिन बाद में सब खत्म हो गया। मेरे 3 साल बर्बाद हो गए। मैं डिप्रेशन में चला गया, नींद की दवाइयां लेने लगा, कहिए तो मैं बेसुध सा हो गया था। फिर मेरा इलाज चला, थेरेपी भी लेनी पड़ी। उसी दौरान मेरे एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया। मेरे भी घर वालों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा मैं भी कुछ ना कर लूं। और फिर मैं जब CA नहीं बन पाया तो फिर मैं LLB करके एडवोकेट बनने का ख्वाब देखने लगा। वकालत की पढ़ाई करी। बाद में पता चला कि जो वकील बनते हैं वही एग्जाम क्रैक करके जज भी बन जाते हैं। मैंने राजस्थान जुडिशरी सर्विस का प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, लेकिन उस वक्त तत्कालीन सरकार ने पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम ही कैंसिल कर दिया और साथ ही साथ 3 सालों तक लगातार कोई वैकेंसी ना आने की वजह से मेरे ऊपर और दबाव बढ़ रहा था और इसी बीच मैं फंस गया। एक तरफ घर की ऐसी हालत और दूसरी तरफ मेरे शादी की लेकर बातें चल रही। मैं जब छोटा था तो मैं फिल्में बहुत देखता था। मुझे लगता था कि मुंबई एक सपनों का शहर है और एक रोज मैं 2 जोड़ी कपड़ा और एक चप्पल के साथ मुंबई के लिए निकल गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। घर वालों ने यहाँ तक कह दिया कि अब तुम हमारे लिए मर गए हो। मुंबई पहुंचा तो 2 रात स्टेशनों पर सोना पड़ा क्योंकि कोई जानने वाला भी तो नहीं था। कोई मुंबई में भीख में पैसे मांगता था तो मैं काम
काम का भीख मांगता था। मुझे उस वक्त स्टेशन पर जो भी सूट बूट में दिखता था, मैं उससे कहता था कि बस मुझे काम दे दो। मैं उस वक्त किसी से यह भी नहीं कह सकता था कि मैंने सीए या फिर वकालत की पढ़ाई की है, क्योंकि कोई भी सोचेगा कि इतना पढ़ लिख कर आदमी अगर काम मांग रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मैं खुद ही सोचता था कि एक सीए किया हुआ लड़का जिसने वकालत की भी पढ़ाई करी है और कोर्ट में कुछ दिन प्रैक्टिस भी की है, अगर वह लड़का सड़क पर या फिर स्टेशन पर काम मांग रहा है तो खैर उसकी डिग्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर जैसे तैसे करके एक काम मिला और काम को मैंने अच्छी तरीके से करना शुरू कर दिया। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी और अब अपनी पत्नी को भी लेकर मुंबई आना था। अब आप समझ ही सकते हो कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि मेरी पत्नी भी नहीं जानती है कि मेरा हालात मुंबई में कुछ इस प्रकार का है। जब सारी हकीकत मेरी पत्नी को पता चली तो उसने बहुत ही ज्यादा मेरा साथ दिया। अनुपमा ने कैंसर डोनेशन को लेकर काम करने वाली एक संस्था के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ट्रेन के डिब्बों में कुछ लोग डोनेशन मांगते नजर आते हैं। मेरी पत्नी भी यही काम करती थी। इसके बदले उसको महीने में सिर्फ 5,000 रुपए मिलते थे। जहां हम रहते थे वहां की स्थिति ऐसी थी कि बरसात में प्लास्टिक ओढ़ कर सोना पड़ता था, पानी टप टप कर बिस्तर पर गिरता था। इन सारी बातों को जब मैं याद करता हूँ तो सिहर जाता हूँ, सोचता हूँ कि वह क्या दिन थे। राधा गोविंद जी बताते हैं कि बचपन से मैं ब्लॉक प्रिंटिंग को देखकर ही बड़ा हुआ हूँ, और जब मैं मुंबई की फैशन इंडस्ट्री को समझा तो लगा कि यदि गारमेंट रिलेटेड धंधा शुरू करूँ तो शायद हमारे दिन बदल सकते हैं। हमारा यह ब्रांड कोई 1-2 दिन में नहीं बना है, बल्कि हमें इसे बनाने में तकरीबन 10 सालों से भी अधिक का समय लगा है। जब यह आइडिया है कि जयपुर को ही क्यों ना अपना ब्रांड बनाऊं, तो मैं 2014-15 के आसपास मैं अपने गांव गया था और वहां से तकरीबन मैंने 45,000 रुपए इकट्ठा कर मैंने इस कारोबार को शुरू किया। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कारीगरों से मैंने कपड़े बनवाने शुरू करे। शुरुआत से हमारे बिजनेस का आइडिया ऐसा था कि देश का एक ऐसा भी तबका है जो नेचुरल और थोड़ा हटके कपड़े पहनना चाहता है, और मैंने इसी क्लास को टारगेट किया और जयपुरी कपड़े को नेशनल लेवल पर बेचना शुरू कर दिया। मुंबई में 1 आउटलेट और 2 सिलाई मशीनों से हमने इसकी शुरुआत करी और आज हमारे पास मुंबई में कुल 4 आउटलेट्स हैं। माल का पूरा प्रोसेस जयपुर में ही होता है, जबकि हमारा वेयर हाउस मुंबई में है। धीरे धीरे करके आज हमारा सालाना बिजनेस 8 करोड़ से भी अधिक का हो चुका है और अब हम फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहे हैं। कोविड में हमारे कुछ आउटलेट्स बंद भी होना शुरू हो गए थे। हमारी स्थिति उस समय शून्य की तरफ पहुंचना शुरू हो गई थी। अभी हमने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेकर ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया और आज हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए सेल कर रहे हैं। थान का कपड़ा जयपुर में यूनिट में तैयार होता है और इसमें हम नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं और आज हमारी कंपनी में तकरीबन 100 से भी अधिक के लोग काम करते हैं और हमारा हर साल का टर्नओवर है 8 करोड़ से भी अधिक का। खैर हमारा एपिसोड तो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे बिग ड्रीमर शो के अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें।